नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, रीट मेंस के जो मेरे साथी हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास अपने शुरू कर रखी है, राजस्थान का जियोग्राफी। तो राजस्थान का भूगोल अपने शुरू कर रखा है। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति। तो राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति यानी वन कहाँ कहाँ, वन संसाधन और प्राकृतिक वनस्पति किस रूप में है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन से प्रकार के वन राजस्थान में मिलते हैं आदि बिंदुओं पर विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। शुरू करेंगे अपनी क्लास को इन्हीं शब्दों के साथ में कि रास्ते कठिन हो मगर, रास्ते कठिन हो मगर सोच सदा बड़ी होनी चाहिए, हौसले डगमगाए न कभी आपके, कोशिश हर घड़ी होनी चाहिए, कोशिश हर घड़ी होनी चाहिए। जीत भले देर से मिले, जीत भले देर से मिले, उम्मीद कम नहीं होनी चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दोस्तों मेहनत बड़ी कठिन होनी चाहिए, मेहनत बड़ी कठिन होनी चाहिए। तो कठिन परिश्रम और कठिन मेहनत करेंगे अपन तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आपको कहते हैं सुप्तस्य सिंह से नहीं प्रवेशन्ति मुखे मृगा, तो सोए हुए सिंह के मुख में मृग कभी प्रवेश नहीं करता, इसलिए उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो जरूर आशा है कि आप भी अच्छी मेहनत के साथ में आगे बढ़ेंगे और अच्छा प्रयास करेंगे और जिंदगी में सफल होंगे। देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्लास का मुख्य बिंदु अपना है राजस्थान के अंदर प्राकृतिक वन और वनस्पतियां। राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से प्राकृतिक वनस्पतियों और वनों की चर्चा अपन विस्तार से कर रहे हैं। जैसा कि अपन देखें संपूर्ण राजस्थान की जलवायु है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 4-5 प्रकार की जलवायु अलग अलग विद्वानों के अनुसार राजस्थान के अंदर पाई जाती है। मुख्य तौर पे सामान्यतः कहें अपन तो शुष्क है, अर्ध शुष्क है, मानसूनी है ना। विभिन्न प्रकार की जलवायु प्रदेश राजस्थान के अंदर मिलते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग वनस्पतियां भी यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की मिलती है। तो राजस्थान की जलवायु शुष्क अर्ध शुष्क होने के कारण यहाँ वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। बिल्कुल सामान्य बात है, वर्षा औसत वर्षा राजस्थान की 57.5 सेमी औसत वर्षा राजस्थान की वार्षिक वर्षा होती है। ये काफी कम वर्षा है, क्योंकि भारत की औसत अपन देखते हैं तो 125 सेमी है। भारत की 125 सेमी औसत वर्षा है, तो उस लिहाज से राजस्थान की औसत वर्षा जो है वो काफी कम है, 57.5 सेंटीमीटर। तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो प्राकृतिक वनस्पतियां भी यहाँ पे है, आपको कम ही मिलेगी, न्यून मिलेगी। कम वर्षा के कारण राज्य का पश्चिमी भाग वनस्पति विहीन मिलेगा आपको, है ना। क्योंकि पश्चिमी भाग के अंदर अरावली से अपन पश्चिम में चलते हैं तो उस भाग में वर्षा बहुत कम होती है। तो वर्षा कम क्यों होती है, इसका कारण भी मैंने बताया था कि अरब सागर से आने वाली जो मानसूनी पवनें हैं वो अरावली के समानांतर आगे बढ़ जाती है। किसी तरह का कोई अवरोध पैदा किसी अरावली पहाड़ी के द्वारा नहीं किया जाता है, जिसके कारण पश्चिमी पर्वतलीय प्रदेश या राजस्थान का पश्चिमी जो भाग है वो वर्षा विहीन रह जाता है। इसका यही बड़ा कारण है, ठीक है ना। बंगाली खाड़ी की मानसून की शाखा की वर्षा यहां नहीं पहुंचती, क्योंकि बंगाली खाड़ी की मानसूनी शाखा जो है वो जब राजस्थान के पूर्वी भाग में प्रवेश करती है तो बीच में अरावली अवरोध पैदा करके पूर्वी साइड में वर्षा करवा लेती है। पश्चिमी साइड में राजस्थान के अंदर या पश्चिमी राजस्थान का जो भाग है वो बंगाली खाड़ी के मानसून के वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। इस कारण वहां पे वर्षा नहीं होती। कई कई कारण है, यहाँ पे मुख्य कारण है। तो राज्य का अरावली और अरावली के दक्षिणी पूर्व में वनों का प्रतिशत कुछ ठीक ठाक है, अच्छा है। अब क्यों है, क्या है राजस्थान में वनों से लाभ। अब वन यदि राजस्थान में है तो उनसे कौन कौन से लाभ होते हैं साथियों। दो तरह के लाभ होते हैं मुख्य रूप से। एक तो होता है प्रत्यक्ष लाभ, डायरेक्ट हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे प्रत्यक्ष कौन सा हो गया, जैसे कि इमारती लकड़ी हमें प्राप्त होती है, डायरेक्ट लाभ है। गोंद मिलता है, रबड़ मिलता है, छाल मिलती है ना, फल फूल मिलते हैं, औषधियां मिलती है। ये सारे सारे प्रत्यक्ष हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए उनको प्रत्यक्ष लाभ में शामिल करेंगे अपन। दूसरा टाइप का लाभ मिलता है वनों से हमें अप्रत्यक्ष लाभ। तो इनडायरेक्ट किस तरह का लाभ हमें प्राप्त होता है, तो वन हमें वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। कैसे,
जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको तोड़ देते हैं। ऑक्सीजन जो है वो बाहर की ओर निःसृत कर देते हैं, है ना, और कार्बन है उसका यूज कर लेते हैं, इसका उपयोग हो जाता है, ऑक्सीजन है वेस्टेज के रूप में बाहर छोड़ देते हैं। इस प्रकार से वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति पेड़ पौधे करते हैं, इसलिए कहा जाता है। पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं तो पर्यावरण शुद्ध होता ही है। धरातल के जल स्तर को ऊपर बनाए रखते हैं, क्योंकि पौधों की जड़ें जो है पानी की मात्रा जो है प्लेटों के अंदर, जमीन के परतों के अंदर संचित रखती है, ऊपर की ओर बनाए रखती है। मिट्टी में उपजाऊपन बनाए रखते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियां जो है वनस्पति की घास वगैरह है, पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह है, टहनियां वगैरह, फल फूल है, वो नीचे गिरते हैं और मिट्टी में जब वो सड़ते गलते हैं उनका अपघटन अपचयन होता है, तो मिट्टी का जो ऊपरी भाग है वो काफी उपजाऊ बन जाता है, उसमें नेचुरली उपजाऊपन की मात्रा बढ़ जाती है। और पांचवा प्रकार इसका है प्राकृतिक सुंदरता। आप देखते हैं कि जहां हरियाली है, चारों ओर पेड़ पौधे हैं, तो बड़ा मनोरम दृश्य लगता है, दूर से देखें तो काफी सुंदर दृश्य लगता है, मनमोहक लगता है ना, और काफी लोग उस प्रदेश की ओर आकर्षित भी होते हैं। हम भी होते हैं, सभी लोग होते हैं, क्योंकि एक नेचुरल जो चीज होती है, प्राकृतिक जो सौरम्य दृश्य होता है, वो काफी अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्टिव लगता है। अब देखते हैं कुछ आंकड़े। वन रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राजस्थान के अंदर, वन रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राजस्थान के अंदर वन का अनुपात क्या रहा है। हालांकि भारत सरकार ने भारत में वनों का जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, जो मुख्य रूप से उपग्रह प्रणाली से, विशेषकर सुदूर संवेदन जो तकनीक होती है उसके माध्यम से वनों का सर्वे करती है, और उसकी रिपोर्ट अलग विस्तार से अपन चर्चा उस पर भी करेंगे कि उसने राजस्थान में वनों का वर्गीकरण किस रूप में किया है, और राजस्थान के अंदर वनों का वर्गीकरण का जो डाटा है वहीं से कलेक्शन कर लिया जाता है ना। तो 23-24 की जो रिपोर्ट के जो डाटा अपने पास है, उसके अनुसार राजस्थान के अंदर 32,921.01 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। यानी वन क्षेत्र कितना है अपना, तो वन क्षेत्र अपनी कुल भूमि जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो कुल भूमि है राजस्थान की, क्षेत्रफल में राजस्थान का जो पहला स्थान है, उसमें से 32,921.01 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है उसमें वन पाए जाते हैं, यानी वनों के अधीन है। और राज्य का ये कितना प्रतिशत भूभाग है, बहुत बार पूछ लिया गया प्रश्न है कि राज्य का 9.61% भाग है, 9.61% भूभाग है राज्य का, ठीक है ना। तो कुल जो एरिया है राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो एरिया राजस्थान का है, ठीक है। इस एरिया का कितना प्रतिशत भाग है, मुख्य रूप से 9.61% भाग पर क्या है, वन क्षेत्र है। तो दो बातें आती है साथियों यहां पे, एक तो होता है वन क्षेत्र। अब जो वन क्षेत्र है वो, इसके अंदर वो क्षेत्र आते हैं जो सरकार द्वारा घोषित क्षेत्र, है ना। जिन क्षेत्रों को सरकार ने जंगली घोषित वनों के अधीन घोषित कर दिया है, वो वन क्षेत्र कहलाता है। बशर्ते दूसरा एक टाइप आता है वास्तविक वन, दूसरा एक शब्द आता है वास्तविक वन। अब जो वास्तविक वन होता है, वास्तविक वन आवरण, तो ये कौन सा एरिया होता है जिस पर वास्तव में पेड़ पौधे हो, पेड़ों का, वनस्पतियों का क्षेत्र है, समझ गए। ये वास्तविक, तो दोनों में डिफरेंस होता है। वन क्षेत्र किसी स्टेट के अंदर बहुत अधिक हो सकता है, लेकिन वास्तविक वन जो होते हैं वो कम मिलते हैं, इसकी बजाय कम मिलते हैं, समझ गए। तो सरकार ने जितने क्षेत्र को वन क्षेत्र के अंतर्गत घोषित कर रखा है, उसमें से कितने भाग पर वास्तव में पेड़ पौधे हैं, उसको वास्तविक वन क्षेत्र में शामिल किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, वन क्षेत्र के आधार पर राज्य का देश में 15वां स्थान आता है। कौन सा स्थान है, 15वां स्थान। तो राजस्थान का 15वां स्थान वन क्षेत्र में, क्षेत्रफल में राजस्थान का भारत में पहला स्थान। लेकिन वन के अधीन अपन जाते हैं
तो 15वां स्थान। जनसंख्या की बात करते हैं तो हमारा 8वां स्थान है ना, लेकिन यहाँ पे 15वां स्थान है। इसका मतलब काफी पिछड़े हैं, 14 स्टेट अपने से वन क्षेत्र में काफी आगे है। भारत में 1854 ईस्वी से वन नीति लागू है, अंग्रेजों के समय से, जब अंग्रेजों का आधिपत्य था यहाँ पे और ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे भारत को संभालती थी, उसी समय से 1854 से वन नीति लागू है। लेकिन आजादी के बाद जब देश 1947 में आजाद हो गया, 1952 ईस्वी में प्रथम वन नीति बनाई गई। 1952 में प्रथम वन नीति बनाई गई भारत आजाद भारत के अंदर, ठीक है। और 1988 के अंदर इसे संशोधित कर दिया गया, संशोधित किया गया। किसको? 1952 की वन नीति को 1988 में पुनः थोड़ा सा संशोधन किया गया, उसमें कुछ चेंजेस किए गए और चेंजेस करने की आवश्यकता थी, क्योंकि प्रारंभिक जो योजना बनी थी हो सकता है उसके अंदर कुछ खामियां थी और उसको फिर दुरुस्त कर लिया गया। कैसे? इस नीति के द्वारा या इस नीति का लक्ष्य क्या रखा गया? वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास, है ना। तो जंगल है, वन है, उसकी सुरक्षा करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे और उनका विकास करेंगे। तो सुरक्षा, संरक्षण और विकास इसका लक्ष्य था वन नीति का, ताकि राज्य के अंदर जो वन क्षेत्र है उसको अधिक से अधिक बढ़ा सके। वैज्ञानिक दृष्टि से वनों के प्रकार, ये एक वर्गीकरण आता है। तो अपने पास जो रिपोर्ट 2023-24 की रिपोर्ट है, ठीक है, इस रिपोर्ट के बेस पे राज्य की अपन बात करते हैं वन की स्थिति क्या है। तो राजस्थान के अंदर 3 इस प्रकार के वैज्ञानिक तरीके से अपन 3 तरह के वन लेते हैं। सरकार ने 3 प्रकार से इनको बांट रखा है। एक तो आरक्षित वन क्षेत्र, रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन क्षेत्र। ये ऐसे वन होते हैं साथियों जहां से लकड़ी के ऊपर काटने पर और वहां पशु चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। यहां सरकार भी अनुमति नहीं दे सकती है ना। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर पूर्णतः पशु चराई और लकड़ी काटने पर प्रतिबंध है, वो आरक्षित वन क्षेत्र होते हैं। और ये एरिया जो कुल वन क्षेत्र अपने 32,000 है, उसका लगभग 12,178.03 वर्ग किलोमीटर एरिया आरक्षित में है। और ये कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 36.99% भाग आता है। समझ गए? 36.99% भाग किस में आता है? आरक्षित में, रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरा प्रकार आता है साथियों रक्षित वन, है ना, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रक्षित वन, प्रोटेक्टेड, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां सरकार या वन विभाग जो है इनका संरक्षण तो करता है, मेड़बंदी करता है, तारबंदी करता है, वन विभाग के कर्मचारी रहते हैं, लेकिन जब जब आवश्यकता पड़ती है या सरकार अनुमति के द्वारा इन क्षेत्रों को कभी कभी खुला भी कर देते हैं, यानी बाहरी लोगों को अनुमति दे देते हैं लकड़ी काटने और पशु चराई के लिए। तो ये वो क्षेत्र होते हैं, उनको बोलते हैं रक्षित, है ना, वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये कुल वन क्षेत्र का 18,605.18 वर्ग किलोमीटर एरिया है, ठीक है। और ये 56.51% है। इसका मतलब रक्षित ज्यादा है ना। कुल वन क्षेत्र के अंदर जो आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत है उसमें से रक्षित ज्यादा है, 56.51% भाग है, ठीक है ना, 56.51% भाग। अगला आता है नॉन क्लासिफाइड, है ना, अवर्गीकृत वन, तो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अब अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो मुख्य रूप से साथी होते हैं अवर्गीकृत, जिनका वर्गीकरण नहीं है, ठीक है, वो है 21,237.79 वर्ग किलोमीटर के अंदर, ये बहुत कम है। और ये जो प्रतिशत कुल वनों का आता है 6.50%। अब यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि आरक्षित कितना है, रक्षित कितना है, इसका एरिया प्लस इसका प्रतिशत बहुत बार पूछते हैं। तो कुल वनों का 36.99% है, 56.51% और 6.50%। अब ये जो डाटा साथियों आप निकाल भी सकते हैं। यदि आपके पास वास्तविक डाटा है राजस्थान के वन का 32,921,
ये डाटा कि राजस्थान में इतने क्षेत्र पर कुल वन पाए जाते हैं। तो इसमें से यदि ये आपको पता है और आपको प्रतिशत पता है कि जो आरक्षित है वो 36.99% भाग है, तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि 32.99% डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई 32,921। यदि इससे अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में ये डाटा आ जाएगा। समझ गए? तो अपन निकाल भी सकते हैं, प्रयास करें तो अपन यदि ये डाटा याद कर लिया और ये प्रतिशत सिर्फ याद कर लिया, भाई सभी को याद करें, दिमाग तो यूज करना पड़ेगा ना थोड़ा थोड़ा, तो कहीं ना कहीं तो दिमाग को अपन यूज करेंगे, है ना। टेक्निक तो अपनानी पड़ेगी साथियों, बिना टेक्निक के काम जो है इजी नहीं होता। तो संपूर्ण डाटा को अपन मेमोराइज करें, आवश्यकता नहीं। प्रतिशत याद कर लिए, कुल है तो तुरंत आप इस तरह के डाटा निकाल करके इसको थोड़ा इजी वे में याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुल 32,921 वर्ग किलोमीटर एरिया में वन है ना, और उसका आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत, ठीक है ना। तो रिजर्व है, इसके अलावा प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, उनको अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया। अगला बिंदु 1988 ईस्वी की जो वन नीति थी उसके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। अब देखिए साथियों, मैंने कहा कि 1952 में वन नीति थी, लेकिन 1988 में उसमें संशोधन किया गया। क्यों? तो उसके कुछ टारगेट, कुछ लक्ष्य, कुछ एम्स तय किए गए। कौन कौन से लक्ष्य थे? जैसा पहला है पारिस्थितिकीय संतुलन का संरक्षण करना। अब इकोलॉजिकल बैलेंस कब बना रहेगा साथियों? जब संपूर्ण वन जो है उनका अपन बचाव करेंगे। यदि वनों की कटाई होती रहेगी, पुनः वन नहीं लेंगे, तो इकोलॉजिकल बैलेंस डगमगा जाएगा। तो आवश्यकता है कि प्राकृतिक संतुलन को यदि हमें बनाए रखना है तो वनों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, वनों का आवरण बढ़ाना बहुत जरूरी है। वास्तविक वन क्षेत्र की घोषणा मात्र से काम नहीं चलेगा, है ना। वास्तविक वन क्षेत्र को बढ़ाना अति आवश्यक है, तब पारिस्थितिक संतुलन बना रह पाएगा। दूसरा बिंदु आता है कि प्राकृतिक संपदा का संरक्षण है, क्योंकि प्राकृतिक संपदा प्राकृतिक संतुलन के लिए जरूरी है। इसलिए प्राकृतिक संपदा जो है उसका अपन संरक्षण करेंगे, यानी नेचुरली जो वन क्षेत्र है उसका अपन संरक्षण करेंगे, तब जाकर के संतुलन बन पाएगा। तीसरा है भूमि अपरदन पर नियंत्रण। यदि उन भागों के अंदर जहां पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है, परत अपरदन होता है या अवनलिका अपरदन होता है, उन भागों में अधिक से अधिक पेड़ों की रक्षक मेखला लगा देंगे तो मिट्टी का अपरदन रुक जाएगा, है ना। जहां पर हवा से अपरदन होता है उस भाग में भी रक्षक मेखला लगा करके, वृक्षों की शेल्टर बेल्ट लगा करके अपन मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा उपाय है। रेगिस्तान के विस्तार को रोकना बिल्कुल सही है, पेड़ों को रक्षक मेखला के रूप में लगा करके बढ़ते रेगिस्तान को रोका जा सकता है। व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी। तो वृक्षारोपण को व्यापक करना पड़ेगा। अब उसमें समाज का सहयोग बहुत जरूरी है। सामाजिक वाहिनी, समाज के सभी लोगों को अपन जागरूक करेंगे, और ये सभी लोग जो है, जैसे गांव के अंदर खाली पड़ी जमीन है, पंचायत की जमीन है, विद्यालय की जमीन है, शमशान भूमि की जमीन है, इस क्षेत्र रोड के आसपास में जो खाली जमीन है उसमें पेड़ पौधे लगा करके वृक्षारोपण जो है अधिक हो सकता है, और वन आवरण और वास्तविक वन क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। आगे देखिए, अगला है ग्रामीण व आदिवासी जनजाति के लिए ईंधन और चारा वन उपज की व्यवस्था करना। हम देखते हैं कि जंगल जो है, उन जंगलों के अंदर मुख्य रूप से आदिवासियों का आवास होता है। आदिवासी लोग जो मुख्य रूप से यहाँ की जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, तो वो मुख्य रूप से जंगलों में यायावर घुमक कर जीवन यापन करते हैं, आजीविका निर्वाह के लिए जंगलों पर डिपेंड होते हैं। वहां से वो कंदमूल फल इकट्ठा करते हैं, लकड़ी इकट्ठा करते हैं, पशुओं को चराने के लिए उनके लिए वही क्षेत्र है, ठीक है ना। तो उनके लिए जब वनों को अपने को बचाना है तो आदिवासियों को किस प्रकार से रोक पाएंगे? अपन डायरेक्ट रोकेंगे तो भाई वो सामना कर लेंगे, वो कहेंगे कि वन हमारा अधिकार क्षेत्र है, वनों पर हमारा अधिकार है, हम शुरू से ही इन जंगलों में रहते चले आए हैं। आपको पता है अंग्रेजों को सबसे ज्यादा मुसीबतें जंगलों में इन आदिवासियों से आई थी, क्योंकि ये आदिवासी समुदाय जो होते हैं वो जंगलों के महत्वपूर्ण पक्षधर होते हैं,
ठीक है ना। तो ये मानते हैं कि उन पर उनका सार्वभौमिक अधिकार है। ठीक है, तो अंग्रेजों के समक्ष भी उन्होंने हथियार इसीलिए उठा लिए थे कि हम जंगल से नहीं निकलेंगे। अंग्रेज चाहते थे कि इनसे अपन टैक्स लें, तो कैसे लें, तो इनको व्यवस्थित कर दें, इनकी जो जूमिंग कर से उसको प्रतिबंधित कर दें कि उनको टैक्स लेना था, उनको पैसा कमाना था, उनका उद्देश्य था कि सभी के ऊपर टैक्स लगा करके हम नियंत्रण स्थापित करें। तो उनको भी सामना करना पड़ा था समस्याओं का। तो इनके लिए भाई एक फ्रेंडली तरीके से इनको समझा करके, है ना, इनको अलग से वो क्षेत्र दे दे अपन जहां पर पशु ये चरा सकते हैं, इनके लिए ईंधन के लिए लकड़ी व्यवस्था कर दे दे, ताकि ये वन संरक्षण में अपना सहयोग करेंगे। समझ रहे बात को। तो ये भी अपने को करना, ये 1988 की नीतियां है ना, 1988 की टारगेट है, ये कुछ लक्ष्य जो है ना, वो निर्धारित किए थे। फिर वन उत्पादों में वृद्धि करना, वन उत्पाद जो है उसमें वृद्धि करना भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। ठीक है, और उसके बाद में अगला बिंदु आता है कि वनों पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव को रोकना। अब विपरीत प्रभाव किसका पड़ रहा है, जैसे कि कहीं कोई कल कारखाना लगाया जा रहा है, औद्योगिक अवस्थापना की जा रही है, तो उसके कारण हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है। जंगल के मध्य से होकर के मुख्य रूप से जैसे कोई रेलवे लाइन निकल रही है, कुछ सड़क डाली जा रही है, हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कल कारखानों के प्रदूषण से वृक्षों की प्रजातियां, उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है ना। तो इस प्रकार से उनका जो अनियमित तरीके से दोहन हो रहा है उसको रोका जाए, है ना, ताकि वनों का सुरक्षा हो सके और उनका संरक्षण हो सके। ठीक है, ये इसके प्रमुख लक्ष्य रखे गए हैं। अगला है वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से फैक्टर है जो वन आवरण या वनों को विकास को या वनस्पति को प्रभावित कर सकते हैं। तो 3 फैक्टर यहाँ पे मुख्य रूप से है। एक तो पहला फैक्टर आता है जलवायु। अब क्लाइमेट मुख्य रूप से इसके अंदर अपन देखते हैं कि तापमान, जलवायु के तत्व तापमान, वर्षा, है ना, ये दो बड़े महत्वपूर्ण तत्व है, तापमान और वर्षा। अब जिन भागों के अंदर तापमान भी अच्छा रहता है और वर्षा अच्छी होती है, वहां घने जंगल पाए जाते हैं, जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र पृथ्वी के, है ना, अमेजन वन, जहां पे दोनों चीजें हैं, वर्षा, अच्छी जलापूर्ति प्लस अच्छा तापमान, तो वहां पे इतने घने जंगल है, उनको पृथ्वी की फेफड़े भी कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जलवायु की दो तो बड़ी इंपॉर्टेंट है वनों के विकास के लिए। अब कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर तापमान नहीं पाए जाते, जैसे कि साइबेरिया वाला क्षेत्र। अब साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है वहां पे तापमान नहीं है, बर्फ जमी रहती है, तापमान नहीं है ना, इसकी कमी है, इस कारण वहां पे वनों का अभाव है, वनों का अभाव, वन भी नहीं पाए जाते वहां पे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मरुस्थल है, तापमान खूब अपना पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थल, तो लेकिन वहां पे वर्षा नहीं होती, वर्षा नहीं होती, इसका मतलब वहां पे वनों का विस्तार किस प्रकार का, बहुत विपरीत है ही नहीं। कंटीली झाड़ियां, कुछ कंटीले वृक्ष मिलते हैं, है ना। तो दोनों का होना अति आवश्यक है। तो अपन मान सकते हैं कि जलवायु किसी भी प्रदेश विशेष जो है उसके अंदर वनस्पतियों को प्रभावित करती है। दूसरा है प्राकृतिक कारक। अब नेचुरल केजेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कई बार जंगलों में नेचुरली आग लग जाती है, दावानल, उसके कारण जंगल नष्ट हो जाते हैं। कई प्रकार की पेड़ों के अंदर ये अपने कीटाणु लग जाते हैं, बीमारियां लग जाती है, उसके कारण उनकी प्रजातियां सूखना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे वो लट है, वो जीवाणु है, वो कीड़ा है, उन पेड़ों को खा जाता है और पेड़ की प्रजाति धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है ना। तो कई बिंदु यहाँ पे है ना, जिसके कारण इनका विनाश हो जाता है। और अगला बिंदु है जैविक कारक। अब जैविक कारक जो मुख्य रूप से जैसे पशु चराई के कारण भी वनों का जो है उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है। अपन कई बार पशु चराते चराते क्या करते हैं, पशु पेड़ों की जड़ों तक को निकाल करके खोद करके खा जाते हैं, और वो पेड़ कभी भी पनप नहीं सकते, है ना। पशु पेड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन एनिमी है मुख्य रूप से देखें, क्योंकि उनको खुली चराई, उनकी चराई पर यदि नियंत्रण नहीं रखेंगे अपन, तो मुख्य रूप से वो उनको नष्ट कर देंगे। जैविक समुदाय में मनुष्य भी काफी बड़ा दुश्मन है, किसका, वनों के विनाश के लिए, या वनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो किस प्रकार से, क्योंकि मनुष्य अपनी लालसा में अधिक से अधिक पैसा कमाने के चक्कर में इन वनों का अधिक से अधिक विनाश कर रहा है ना। उसको चाहे कारखानों में लकड़ी, उनको फर्नीचर बनाना है, जो कुछ करना है, निर्यात करना है, दूसरे राज्यों को बेचना है, वो चाहता है कि पैसे कमाने कैसे भी कमाए, तो उसके आगे वन आवरण
कम ज्यादा कितना उसके कोई मायने नहीं रखा जाता है ना। तो अपन कह सकते हैं कि ये तीनों कारक इस प्रकार के हैं जो किसको प्रभावित करते हैं, मुख्य रूप से वनों को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो जैविक कारक है, प्राकृतिक कारक होते हैं और जलवायुगत कारक मुख्य रूप से होते हैं। अगला बिंदु अब है वनस्पतियों के प्रमुख प्रकार। राजस्थान के अंदर प्रमुख प्रकार की वनस्पतियां कौन कौन सी है, तो राजस्थान में साथियों वनस्पतियों के प्रकार कौन कौन से मिलते हैं देखते हैं। तो बेसिकली अपन राजस्थान की वनस्पतियों को अपन यदि बांटे तो उसके दो टाइप कर लेते हैं अपन। कितने कर लेते हैं? दो टाइप। अब दो टाइप कौन से किए? एक तो मान लेते हैं कि ये अपना राजस्थान है और इस राजस्थान के अंदर टेढ़ा हो गया क्या राजस्थान, यहां अरावली है, ठीक है, और इस अरावली के एक तो पश्चिम वाला ये भाग इसके वन और एक दक्षिणी पूर्वी भाग इसके वन, दोनों में फर्क है। बेसिक अरावली राजस्थान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटती है ना। तो इसके पश्चिम में वर्षा बहुत कम होती है, तो कंटीली झाड़ियां, कांटेदार वन जैसे रोइडा है, केर है, खेर है, झाड़ियां है, ये मिलते हैं। और ठीक इसके पूर्व दिशा में और दक्षिण पूर्व दिशा में अपन पहुंचते हैं तो अच्छे वन मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा ठीक ठाक होती है। इस भाग में एवरेज वर्षा देखें तो अपन 80 से 85 सेमी के आसपास में वर्षा इस भाग में देखने को मिल जाती है। औसत वर्षा ठीक होती है ना, एवरेज 80+ ही होती है। और इस भाग की औसत वर्षा अपन 20 से 40 सेंटीमीटर के आसपास मानते हैं। तो दोनों में आधा डिफरेंस हो गया ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो इस भाग में वनस्पतियां कम और इसमें ज्यादा मिलती है। तो मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो प्रदेश है इसको 1 नंबर दिया है, इसको मैंने 2 नंबर दिया है अपने नोट्स में। तो इस भाग में सागवान, बांस, धोकड़ा आदि वृक्षों की अधिकता है। अन्य वृक्षों में भी इस भाग में कुम्मट, कंकेड़ा, सोहजना, महुआ, आम, जामुन, गुलर, सालर, बरगद, तेंदु आदि के वृक्ष मिल जाते हैं। तो ये सारे पेड़ पौधे पूर्वी भाग मिलते हैं, दक्षिणी पूर्वी मिलते हैं। पश्चिमी भाग में इन पेड़ों में से कोई पेड़ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इनको अधिक पानी चाहिए और उधर पश्चिम भाग में वर्षा बहुत कम होती है। पश्चिमी प्रदेश में जो वन मिलते हैं उस भाग में कांटेदार झाड़ियां मिलती है ना, कांटेदार वन मिलते हैं क्योंकि इस भाग में वर्षा बहुत कम होती है। तो इसमें बबूल, धोकड़ा, रोइडा, धाक, शीशम, ठीक है, आदि वृक्ष मिलते हैं। इसके अलावा कुछ घासें मिलती है, जैसे मूंज मिल जाती है ना। इसके अलावा सेवण मिल जाती है, धामण मिल जाती है, इस तरह की घासें मिलती है। वो पशुपालन के लिए उनके लिए उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है सामान्य वर्गीकरण। राजस्थान के जो वन है उनको सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो अपन वीसी मिश्र की बात करते हैं। राजस्थान भूगोल के अंदर वीसी मिश्र का बड़ा योगदान है। तो वीसी मिश्र जो है उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान की जो वनस्पति है उसको 7 भागों में बांटा है। वीसी मिश्र ने कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में। ठीक है, तो वीसी मिश्र का जो वर्गीकरण है उसमें 7 टाइप मिलेंगे राजस्थान के अंदर। कौन कौन से? पहला भाग उसने दिया है कि शुष्क या देशी सागवान के वन। तो शुष्क या देशी सागवान के वन दक्षिणी भाग में मिलेंगे मुख्य रूप से। आर्द्र चौड़ी पत्ती वाले वन आबू के अंदर मिलेंगे आपको। मिश्रित पतझड़ वन, तो पतझड़ वन जो है मुख्य रूप से मानसूनी वन है वो दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलेंगे आपको। शालर वन, ठीक है। इसके अलावा नदी घाटी के वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी अर्ध शुष्क भागों में ये मिल जाएंगे। और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, तो ये भी आपको दक्षिणी भाग में मिल जाएंगे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर, इन भागों के अंदर। तो ये मुख्य रूप से जो भाग है 7 भागों में वीसी मिश्र ने संपूर्ण राजस्थान की वनस्पति को बांटा है। अब बेसिकली अपन राजस्थान की वनस्पति जो है उसका वर्गीकरण किस आधार पे और कितने भागों में उसको करते हैं? तो 5 या 6 भाग यहाँ मिलते हैं। राज्य के वनों का सामान्य वर्गीकरण है उसके 6 भाग मिलते हैं अपने। कितने मिलते हैं? 6 भाग। अब 6 भाग कौन कौन से हैं? जैसे एक मिल गया शुष्क सागवान ड्राई टीक फॉरेस्ट, है ना। मिश्रित पतझड़ वाले वन, मिक्स्ड पतझड़ वाले वन जो है डेसिडियोस नाम है क्या, डेसिडियोस के नाम से इसको पुकारते हैं। अर्ध उष्ण सदाबहार वन जैसे सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। नदी तट वाले वन जैसे नदी के पास वाले जिसको इनको डेल्टाई वन भी कहा जाता है, डेल्टाई फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और लेक्यूस्ट्रेन भी कहते हैं ना इसको, लेक्यूस्ट्रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन तो इसे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हो जाते हैं।
और शुष्क वन ड्राई फॉरेस्ट। तो 6 प्रकार मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 6 प्रकार। शुष्क सागवान, मिश्रित पतझड़ वाले वन, अर्ध उष्ण सदाबहार वन, इसके नदी तट वाले वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन और शुष्क वन। इस प्रकार से 6 सामान्य तौर पे अपन देखें तो विषि मिश्र का साई वर्गीकरण है, सेम वही चीजें इसमें है ना, सेम साई वर्गीकरण है। तो 6 सामान्य तौर से इसके प्रकार देखने को मिलते हैं। तो 6 कौन कौन से प्रकार है, कहाँ कहाँ ये वन मिलते हैं, किस रूप में मिलते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। तो देखते हैं किस भाग में कौन से वन मिलते हैं। पहला वन आता है 6 के अंदर, जिसकी बात अपन करें शुष्क सागवान वन। अब सागवान की बात आती है तो राजस्थान का दक्षिणी भाग सागवान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आप चित्तौड़ से चलते हैं, एमपी से मालवा का जो पठारी क्षेत्र उधर से अपन आते हैं तो सागवान के वृक्षों की प्रधानता बढ़ती है। तो आप चित्तौड़ से चले, प्रतापगढ़ होते हुए सलम्बर उदयपुर तक पहुंचते हैं, है ना, और उदयपुर से आगे सिरोही तक आते हैं तो मुख्य रूप से सागवान के वनों की प्रधानता पाई जाती है। देखिए ड्राई टीक वन मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं, तो ये वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में मिलते हैं, जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा रहती है। 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा रहती है, उस भाग में ड्राई टीक वन मिलते हैं साथियों। ठीक है, इन्हें मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहा जाता है। मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन कहा जाता है। राज्य के कुल वन क्षेत्र के लगभग 7% भाग पर है। कितने परसेंट भाग पे मिलते हैं? ये 7% भाग में मिलते हैं शुष्क सागवान फॉरेस्ट। ठीक है, अब ये मिलते कहाँ कहाँ हैं, तो आप देखिए इनका विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बारां, झालावाड़। ठीक है, इनके अलावा आबू, सिरोही, सलूम्बर और दक्षिणी चित्तौड़गढ़ और आबू, सिरोही और दक्षिणी सलूम्बर व दक्षिणी चित्तौड़गढ़ के अंदर भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका दक्षिणी पूरा पूरा भाग इसमें शामिल हो गया। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी थोड़ा सा पूर्वी भी आ गया इसमें, जैसे कि कोटा, बारां, झालावाड़ आ गए, है ना। तो इस भाग में ये वृक्ष मिलते हैं। अब इन वनों में वृक्षों की प्रधानता कौन कौन सी है, तो कौन कौन से पेड़ पौधे यहाँ मिलते हैं, तो सागवान तो प्रमुख है ही, है ना, ये तो यहाँ का मुख्य वृक्ष है, क्योंकि शुष्क सागवान वन नाम ही इस वृक्ष की प्रधानता के कारण इसका नाम रखा है। तो इसका जो प्रधान वृक्ष है वो सागवान तो है ही। यहाँ जो राजस्थान के अंदर सागवान मिलते हैं साथियों, ये छोटे कद के मिलते हैं, यानी इनकी हाइट कम रहती है, उनकी ऊंचाई कम रहती है ना, और ये थोड़े से पतले, बहुत ज्यादा विशाल मोटे आकार के सागवान नहीं पाए जाते, है ना। तो ये बहुत ज्यादा उत्तम क्वालिटी के सागवान के वृक्ष नहीं है। सागवान तो मुख्य है यहाँ पे, इसके अलावा बरगद मिलता है, आम मिलता है, शालर मिलता है, तेंदू जिसके पत्ते से बीड़ी बनती है, आपको पता है ना, बीड़ी जिसके पत्ते से बीड़ी बनती है। बूढ़े लोग जो पीते थे ना, आजकल तो बहुत कम हो गया इसका क्रेज, और माना जाता है वास्तव में इसको नहीं भी पिए, क्योंकि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर का बड़ा कारण है। ठीक है, इसके अलावा गुल्लर है, महुआ है। महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष है ना। अपन आप दक्षिण में जाओगे तो जहां पे भील बहुल इलाका है ना, तो आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। किसको? महुआ को। तो महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है मुख्य रूप से। इसके अलावा शरस है, खेर है आदि के वृक्ष। तो यहाँ पे सागवान, बरगद, आम, शालर, ठीक है ना, तेंदू है, गुल्लर, महुआ, शरस और खेर आदि के पेड़ खूब मिलते हैं। ग्रीष्म काल में इनकी पत्तियां गिर जाती है और पूरा का पूरा ये जंगल है। सागवान की पत्ते चौड़ी पत्ते होते हैं, काफी लंबे आकार, बड़े बड़े चौड़े पत्ते होते हैं। कहीं कहीं तो सागवान के पत्ते हैं वो 1 फीट तक लंबे हो जाते हैं, 9-10 इंच तक चौड़े हो जाते हैं। और आदिवासी क्षेत्र में आप जाओगे, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, वहां देखोगे तो बरसात के समय में सागवान के 3-4 पत्तों को वो एक लकड़ी के अंदर पिरो करके मुख्य रूप से उसका आदिवासी महिलाएं छाता भी बना लेती है, अपने लिए छतरी भी बना लेती है ना, बरसात से बचने के लिए। तो इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इनके पत्ते भी होते हैं। लेकिन जैसे ही पतझड़ आता है, ग्रीष्म काल स्टार्ट होता है ना, मार्च अप्रैल के बाद में, और मई जून के तक आते आते पूर्णतः ये जंगल पूरा का पूरा है वीरान लगता है। ऐसे लगता है जहां कोई आग लगा दी गई हो, पूर्णतः वीरान लगता है उसमें, क्योंकि सभी पेड़ पौधे जो है अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये सदाबहार नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि इसमें घास जो होती है धरातल के पास में, क्योंकि यहाँ जो पथरीली जमीन है उस जमीन में पानी नहीं ठहरता और मृदा की परत काफी पतली है, तो यहाँ की घास भी जल जाती है ना, घास भी सूख जाती है। मुख्य रूप से पेड़ पत्ते जो है वो अपने पत्ते गिराते हैं, पेड़ पौधे अपने पत्ते गिराते हैं, तो पूरा वीरान सा जंगल सा लगता है ना, और इस प्रकार से डरावना सा लगता है साथियों, है ना। तो यहाँ अपन देखें तो ग्रीष्म काल यहाँ के लिए बहुत एक प्रकार से कहें मनोरम दृश्य नहीं देता है।
है ना। लेकिन वर्षा काल में ये जंगल जो है बड़ा हरा भरा, बहुत सुंदर और काफी मनोरम लगता है। अब देखो राजस्थान के किस भाग में ये वन मिलते हैं। तो पहला अपन टीक वन की बात करते हैं, सागवान वन की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर सागवान वन मुख्य रूप से कहाँ मिलता है, ठीक है ना। तो अपन ने बात की अभी, जैसे कि ये आ गया अपना बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में भी इसका विस्तार है, प्रतापगढ़ में भी इसका विस्तार है। बांसवाड़ा में हालांकि कम है, डूंगरपुर में भी विस्तार है। दक्षिणी उदयपुर में के अंदर ये सलूम्बर आ गया, यहां पर भी इसका विस्तार है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे झालावाड़ आ गया, यहां पे बारा आ गया, यहां पे आप देखते हैं कोटा आ गया, यहां पे अपन देखते हैं बूंदी आ गया, ठीक है ना। और यह वाला भाग चित्तौड़ आ गया। इसके अलावा ये शिरोई आ गया, ठीक है। और दक्षिणी उदयपुर आ गया। तो ये ऐसे जिले हैं जहां मुख्य रूप से कौन से वृक्ष मिलते हैं आपको, सागवान के वन मिलते हैं, समझ गए। इस भाग में दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो है, इसी में मुख्य रूप से ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसको यदि आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा अलग अलग कलर से मैं यदि इसको कलर कर दूं तो आपको ये सुंदर भी लगेगा, आपको पता भी लग जाएगा कि ये भाग कौन सा है, कहाँ है, किस रूप में पाया जाता है ना। देखो अभी डिजाइन बना के आपको दिखाई देता हूँ। अपने पास में सारी फैसिलिटी है साथियों, ये देखो। ये पूरा का पूरा एरिया आ गया अपने पास में, जहाँ पे मुख्य रूप से कौन से पेड़ पौधे मिलते हैं इस भाग के अंदर, सागवान के वन मिलते हैं। टीक फॉरेस्ट जिसको कहा जाता है वो भाग। अगला देखिए, अब दूसरा टाइप इसका आता है। दूसरा जो भाग आता है साथियों वो है मिश्रित पतझड़ वन। तो मिश्रित पतझड़ वाले वन जो है उसकी बात करें तो मिक्स्ड यहाँ पे डेसिडोइश फॉरेस्ट कहा जाता है इनको, ठीक है ना। तो मिश्रित पतझड़ वाले वन, अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है अपने को, कुछ वर्ड जो है ना इस प्रकार के होते हैं जो कि बोलने में भी परेशानी पैदा करते हैं, क्योंकि वही बात है कि बचपन में काफ़ी समस्याएं थी, क्योंकि अंग्रेजी जो है उसका कर्ज बहुत कम था, ठीक है। जिन भागों में वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर होती है, 50 से 80, तो दक्षिण पूर्व में चल रहे हैं अब तक, पश्चिम में नहीं आए अपन। 50 से 80 सेमी होती है, वहां पर ये वन मिलते हैं। कुल वन का 27% भाग है। मिश्रित पतझड़ वाल कहाँ कितना है, कुल वनों का 27% भाग है, बहुत अधिक है ना, काफी ज्यादा है। इन्हें शुष्क मानसूनी वन भी कहा जाता है, शुष्क मानसूनी खुले वन भी कहा जाता है, क्योंकि ये मानसून पर निर्भर है। मानसून काल के अनुसार इनके अंदर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो शुष्क मानसूनी वन है। इनमें प्रमुख वृक्ष कौन से मिलते हैं, धौंक, खेर, ढाक, साल, बांस, हरड़, बहेड़ा, आंवला, अमलतास, झाल और करुंदा। अब ये वृक्ष मिलते हैं। तो यहाँ पौधा पूछ ले कि धोकड़ा किस प्रकार का वन है, तो शुष्क मानसूनी वन है या मिश्रित पतझड़ वाले वन में धोंक वन शामिल है, ठीक है। खेर है, ढाक किस मिलता है इसमें, साल किस मिलता है इसमें, बांस किस मिलता है, हरड़ किस मिलता है, बेड़ा किस मिलता है, आंवला है, अमलतास है, ठीक है, झाल है, करुंदा है। तो ये सब वृक्ष किस मिलते हैं, मिश्रित पतझड़ वाले वनों के अंदर मिलते हैं, ठीक है। इसमें अन्य वनों में आम, बड़े, पीपल, नीम, शीशम। अब इसमें आम, बड़े, पीपल, नीम, शीशम जो है वो आपको पश्चिमी भाग जो अर्ध शुष्क है उसमें भी मिल जाएगी। तो यहां से आम, बड़े, पीपल, नीम का प्रश्न नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये दो काफी जगह मिल जाते हैं, शुष्क में, अर्ध शुष्क में, मिश्रित में, सब में मिल जाते हैं। यहाँ जो प्रश्न पूछते हैं वो ढाक, साल का पूछते हैं, बांस का पूछ लेते हैं, हरड़, बहेड़ा का पूछ लेते हैं, करुंदा है उसका पूछ लेते हैं, अमलतास का पूछ लेते हैं। वो सिर्फ मिश्रित पतझड़ वाले वनों में ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा गुल्लर, सेमल, तेंदू, रोड़ा, अशोक, है ना, सालर, महुआ आदि के पेड़ मुख्य रूप से किस में आते हैं, मिश्रित पतझड़ वाले
वनों में शामिल होते हैं। अब इसमें कौन से क्षेत्र है, तो ये वन राज्य के में काफी छितरे मिलेंगे आपको, क्योंकि मिश्रित पतझड़ वन जो है मुख्य रूप से राज्य में खुले खुले मिलेंगे, एक जगह नहीं मिलेंगे। फिक्स स्टेट के अंदर फिक्स डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर यह वन मुख्य रूप से मिल जाएंगे। तो आप देखोगे कि सालवन कहाँ मिलेगा। अब साल की बात आती है तो सालवन आपको कहाँ मिलेगा, जैसे यह आ गया अपना अलवर, है ना, अलवर आ गया। इसके अलावा ये अपना अलवर से अलग कौन सा, खेरथल तिजारा, तो यहां मिल जाएगा खेरथल तिजारा। एक गाना चलता था जब हम छोटे थे कि मोहब्बत तिजारत बन गई, तिजारत मोहब्बत बन गई है। यह हो गया अपना अलवर। अलवर से ही अलग किया गया है खेरथल तिजारा, ठीक है ना। इसके बगल में यहाँ ये वहां गया, ये डीग हो गया, भरतपुर से अलग किया गया, नए जिले बने थे। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि एक तो अजमेर हो गया अपना, और अजमेर के पास में अजमेर से अलग करके नया जिला बनाया था ब्यावर। इसके अलावा अपना यह हो गया अपना शिरोई, यह हो गया अपना उदयपुर, और उदयपुर से अलग करके अलग जिला बनाया था सलूम्बर, ठीक है। तो ये मुख्य क्षेत्र है जहां पे ये वन मिलते हैं। तो ये तो हो गया ब्यावर, और ये हो गया अजमेर। अब यहां पे साल वन मिलते हैं, यह हो गया शिरोई, यह हो गया उदयपुर, यह हो गया सलूम्बर। तो ये छितरे वन है। अब मुख्य रूप से साल कौन सा वन की बात की अपन ने, साल वन की। अब साल वन कहाँ कहाँ मिलते हैं, यहां से छोड़ दीजिए, मानचित्र में आ जाइए। इस भाग में खेरथल अलवर था, तो पूरे अलवर में है, तो खेरथल तिजारा जो है उसमें अजमेर आ गया, तो अजमेर के अंदर मुख्य रूप से है, ठीक है ना। और अजमेर और ब्यावर दोनों हो गए। इसके अलावा अपने शिरोई, उदयपुर और सलूम्बर हो गया। इस भाग में साल वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। दूसरा इसमें आता है, देखिए कौन सा है, ढाकवन। अब ढाकवन मुख्य रूप से ढाक के तीन पात है ना। तो ये ढाक का उपयोग क्या है, देखिए उपयोग है पत्तल और डोने बनाने में। अपन शादी पार्टी में जाते हैं, किसी सवावणी में जाते हैं, चूरमा खाते हैं, उसमें पत्तल और डोने में डाला जाता है। वो किसके बनते हैं, ढाक के पत्तों के बनते हैं, है ना। तो ये पत्तल और डोने बनाने में काम आते हैं। इनका विस्तार मुख्य रूप से कहाँ कहाँ मिलता है, तो सवाई माधोपुर, कहाँ कहाँ मिलता है, सवाई माधोपुर। इसके अलावा कहाँ मिलता है, अलवर। इसके अलावा कहाँ मिलता है, खेरथल तिजारा, ठीक है। इसके अलावा इनका विस्तार कहाँ मिलता है, जयपुर। इसके अलावा इनका विस्तार कहाँ मिलता है, टोंक। अब यह क्षेत्र है जो मुख्य रूप से किसके लिए है, ढाक के लिए है। किसके लिए है, ढाक के लिए, ठीक है ना। अब देखिए ये तो आ गया अपना जयपुर, ये आ गया अपना खेरथल, अभी चर्चा की थी मैंने, आपको याद हो जाएगा। ये आ गया अपना अलवर, और ये आ गया अपना सवाई माधोपुर, और ये आ गया अपना टोंक। तो इन भागों में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष मिलते हैं आपको, ढाक के वन मिलते हैं, ठीक है ना। ढाक के वृक्ष यहां बहुत ऐसे है। अगला आता है इसके अंदर धोंक, धोंकड़ा, धोंकड़ा के वन, धोंकड़ा के जंगल मुख्य रूप से किस भाग में है, तो इनका विस्तार, धोंकड़े का विस्तार किस में है, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़, भरतपुर, डीग, अलवर, इस भाग में मुख्य रूप से है। तो वही भाग आ गया, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग आ गया। देखो ये तो हो गया अपना डीग, ये हो गया अलवर, ये हो गया भरतपुर, अच्छा ये डीग हो गया, अरे यार, ठीक है। ये हो गया अपना भरतपुर, ये हो गया अपना सवाई माधोपुर, ये हो गया अपना बूंदी, और ये हो गया अपना चित्तौड़। अब इन जिलों में मुख्य रूप से इनके किसके वन, धोंकड़े के वन मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं देख लो, नोट कर लीजिए। ये आ गया अपना अलवर, तो अलवर में धोक भी है, ठीक है ना।
अलवर में ढाक भी है। इसके अलावा ये आ गया अपना भरतपुर, ये भरतपुर से नया जिला बना था डीग, ठीक है। ये आ गया अपना सवाई माधोपुर, जहां पे 3 नदियों का संगम होता है ना, बनास, चंबल, शीप, त्रिवेणी संगम, रामेश्वरम। ये हो गया अपना बूंदी, जहां पे सर्वाधिक गन्ना होता है। ये आ गया चित्तौड़। तो ये जिले मुख्य रूप से है जहां पे कौन से वृक्ष मिलते हैं आपको, धौंक के वृक्ष मिलते हैं। याद हो जाएगा, देख लेना मानचित्र के अकॉर्डिंग करना। ये नोट्स में पीडीएफ डाल दूंगा आपको, कहाँ पे, एप्लीकेशन में डालूंगा, वहाँ से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यदि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है तो ये इस तरह की पीडीएफ जो है आपको नोट्स के रूप में मैं डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आता है बांस के वृक्ष कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो बांस कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो इनका उपयोग किस में आता है, पहले उपयोग टोकरियां, झाड़ू, चारपाई बनाने में बांस का उपयोग किया जाता है। बताइए आपको, बांस की झाड़ू बनती है, टोकरी बनती है, चारपाई बनती है। और ये वन आबू पर्वत, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, कोटा, अलवर, कोटपुतली, बैरोड आदि क्षेत्रों में मिलते हैं। आगे वो क्षेत्र तो लगभग सिमिलर चल रही है, ठीक है ना। कहाँ चल रहे हैं, सिमिलर। ये कोटपुतली, बैरोड आ गया अपना, ठीक है। इसके अलावा यह आ गया अपना अलवर का खेरतल तिजारा, यह आ गया अपना अलवर, यह आ गया अपना डीग, ठीक है। अब देखो अलग अलग जिले अभी दिखा देते हैं आपको, कौन से जिले में कौन से वन मिल रहे हैं, किस में कौन सा नहीं है, आदि आदि। ये लो जी, अब ये आ गया आपके समक्ष। अब यहाँ कौन से है, बांस के वृक्ष मिलेंगे आपको सर्वाधिक मात्रा में। किसके, बांस के। कौन कौन से आ गया, ये आबू क्षेत्र सिरोही वाला। अब आबू वाला भाग ये वाला, तो एक तो आबू हो गया सिरोही के अंदर, ठीक है। ये उदयपुर हो गया, ये सलूम्बर हो गया नया जिला, और ये बांसवाड़ा हो गया, ये बूंदी हो गया। यहाँ बांस के वृक्ष खूब मिलते हैं। ये अपना जयपुर और अलवर से कोटपुतली, बैरोड, ठीक है, बारोड। ये आ गया अलवर, ये भरतपुर से अलग किया गया था डीग, और ये हो गया खेरथल तिजारा। समझ गए, इन भागों में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष मिलते हैं आपको, बांस के वृक्ष मिलते हैं, ठीक है। तो ये थे मिश्रित पतझड़ वन। अगला है अर्ध उष्ण सदाबहार वन, जिसकी चर्चा अपन अगले क्लास में करेंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में इसी तरह की शानदार और इसके अगले पार्ट के साथ में, और विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। सभी साथी जो है आपके अपनी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, क्योंकि थर्ड ग्रेड के मेरे जो साथी है जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उसके लिए संपूर्ण सिलेबस आपका सर्वा क्लासेज एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी सारी पीडीएफ आपको सर्वा क्लासेज एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वहाँ सर्वा क्लासेज है एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कर लें और मोबाइल नंबर के साथ में लॉगिन होकर के आप रीट मेंस के लिए राजस्थान की जियोग्राफी है वो लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मेरे दोस्तों।